हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे। ये 2018 का आईएएस का पेपर चल रहा है हिंदी में। मैंने देखा हिंदी मीडियम में आपको कहीं पे भी YouTube पे भी नहीं मिला, तो मुझे लगा कि आप लोगों को पेपर करा देना चाहिए। 2018 के प्री का पेपर मैं करा रहा हूँ। इसका पहला पार्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करूंगा। उम्मीद कर रहा हूं आप चीजों को समझेंगे और समझ भी रहे होंगे। तो 51 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बात हो रही है संथाल विद्रोह से। संथाल विद्रोह की बात हो रही है। देखिए, संथाल विद्रोह को शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय अपनाए गए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। किसी संथाल को गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी बताया गया। 51 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कौन सा होना चाहिए? देखिए, संथाल विद्रोह के बाद ये संथाल परगना का स्थापना किया गया था और संथाल की जमीनों को अब अतिक्रमण करना गैर कानूनी बताया गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज आगे चलते हैं। आगे जो बातें हैं वो करते हुए चलते हैं। अब आते हैं 52 पे। 52 क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बढ़िया से। इसमें कोई भी कंजूसी नहीं की जाएगी, थोड़ा जूम भी किया जाएगा। चलिए 52 क्वेश्चन पे आर्थिक तौर पर क्वेश्चन बोल रहा है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी। पहले तो आप समझ लीजिए 19वीं शताब्दी क्या होती है। शताब्दी क्या होती है आपको पता है? शताब्दी का मतलब होता है, अगर 19वीं शताब्दी की बात करें तो इसमें 1800 से लेके 1900 के बीच की कहानी बोली जाएगी। कंफ्यूज मत होइएगा, ये 1800 से 1900 के बीच की कहानी है। भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। अंग्रेजी शासन का भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों में स्वामित्व वाले कारखानों की वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण या नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? अगर आपने लूसेंट पढ़ा है, देखिए इसके सॉल्यूशन की बात करूं, अगर आप लूसेंट कह रहा हूं, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री की पढ़ी हुई है, तो ये मुझे एक दिन मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रहा था तो ये लाइन मुझे मिल गई थी। इसके बाद यही लाइन लिखी गई था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, एकदम लाइन बाय लाइन प्रश्न किया गया है। तो इसका कौन सा सही हुआ? इसका ऑप्शन सी सही हो गया 52 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 53 क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में यदि भारत का संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उपस्थित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, अगर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति शासन लगता है जिसपे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो क्या होता है, उसके परिणाम क्या होंगे आपके सामने स्क्रीन पे आपसे ऑप्शन लिखे गए हैं। तो क्या होगा क्या, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकरण द्वारा के अधीन हो जाती हैं। क्या होता है, राज्य विधानमंडल की सारी शक्तियां, विधानसभा की सारी शक्तियां संसद के पास हो जाती है, या संसद या राष्ट्रपति जिसको नामित करता है उसके पास शक्ति हो जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार की समस्या है तो आप बताइए। 54 पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं युग्म दिए गए हैं, इन पे विचार करना है कि कौन कहां से संबंधित है। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा गया है, कौन सा सही होना चाहिए। देखिए कौन सा सही होना चाहिए आपके सामने लिखा गया है, एक बार देख लीजिए। मधुकुल्ली साल जो है ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही है। सिजनी कढ़ाई जो है, सिजनी कढ़ाई ये महाराष्ट्र नहीं, ये बिहार से बिलोंग करता है। कहां से? बिहार से बिलोंग करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। उपड़ा जामदानी क्या होगा 54 का? उपड़ा जामदानी भी गलत है, कर्नाटक से बिलोंग नहीं करता। ये कहां से बिलोंग करता है? ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 54 के बाद आते हैं 55 पे। 55 कह रहा है जीपीएस तकनीक का उपयोग करके निम्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। जीपीएस जो तकनीकी है इसका प्रयोग कहां किया जा सकता है? मोबाइल फोन संचालन में, बैंकिंग प्रणाली में, पावर ग्रिडों में। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
जीपीएस का यूज देखिए हम मोबाइल पे भी करते हैं, बैंकिंग का लोकेशन देखने के लिए भी करते हैं, पावर ग्रिडों को नियंत्रण करने के लिए भी जीपीएस का उपयोग करते हैं। अभी जो भारत बना रहा है, भारत अपना जीपीएस बना रहा है, उसका नाम होगा नाविक। शायद इसी 2024 तक बन के तैयार हो जाएगा, नाविक नाम का बना रहा है। इससे भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कब तक बन के तैयार होता है। 56 की बात करते हैं। 56 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन प्रयोजन करता है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का प्रयोजन नहीं करता है। दूसरा कह रहे हैं भारत सरकार कोष पत्र ट्रेजरी बिल जारी करता है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करती हैं। तीसरा, कोष पत्र ऑफर अपने मूल्यांकन से भट्टे पर जारी किया जाता है। तो कौन सा सही है, 1 सेकंड का टाइम देता हूं, आप जरा सोच लीजिए 56 का कौन सा होना चाहिए। देखिए पहली बात अब मैं बता रहा हूं, देखिए जो प्रतिभूति होती है, प्रतिभूति, ठीक है, प्रतिभूत केवल कौन जारी करता है, केवल आरबीआई जारी करता है, यानी केंद्र कह दो, अगर आरबीआई के बजाय केंद्र भी लिखा होगा तो समझ लीजिए केंद्र सरकार ही जारी करता है, आरबीआई काट के केंद्र लिखिए। ठीक है, राज्य सरकार का कोई भी केंद्र इसमें नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, पहली बात तो गलती हो गई। ठीक है, आरबीआई के संबंध में लिखा गया। दूसरा देखिए, दूसरे बात पे आइएगा, भारत कोष ट्रेजरी जारी करता है और राज्य सरकार, बिल्कुल सही बात है जो मैंने बताया। तीसरा है कोष पत्र ऑफर अपने सममूल्य से भट्टे पर जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और किसी प्रकार की समस्या है तो मुझे बताइए, मैं उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100 सालों पर उत्क्रमित हो जाता है। उत्क्रमित का मतलब परिवर्तित, ठीक है, परिवर्तित, ठीक है, उत्क्रमित बदल जाता है, पलट जाता है। पृथ्वी जब 4000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। जब जीवित जीव पैदा हुए तो उन्होंने जीव के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। देखिए पहली बात, पहले में देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी की, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये अगर मैं नॉर्थ कहूं और ये साउथ है, तो ये इस तरीके से होता है, करीब 11 अंश का इनमें अंतर होता है नॉर्मल में, और चुंबकीय नॉर्थ पे 11 डिग्री का अंतर होता है। आप अध्ययन कर लीजिएगा। ये प्रत्येक 100 से 1000 साल बाद, प्रत्येक शताब्दी कह दूं या कुछ 100 सालों बाद, ऐसा एग्जैक्ट नहीं पता है, कुछ 100 सालों बाद ये उत्क्रमित हो जाता है। उत्क्रमित का मतलब परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी बात, 54 कह रहे पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो ऑक्सीजन 54% था। बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन तो था ही नहीं, ऑक्सीजन तो था ही नहीं, आग का गोला था, उस समय ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन तो बाद में बना। ठीक है, अब तीसरे स्टेटमेंट होता है जब जीवित पैदा हुए, जब जीव पैदा हुए तो बात हो रही है कि क्या इन्होंने परिवर्तन कर दिया, तो बिल्कुल सही बात है कि परिवर्तन कर दिया था इन्होंने। जैसे हम रह रहे, जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बात करूं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या प्रदूषण को लेके बात करूं, तो जब पृथ्वी बनी थी तो प्रदूषण थोड़े ना था जब पृथ्वी का निर्माण, लेकिन आज के समय में प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब परिवर्तन हो रहा है, इससे परिवर्तन आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट को उस आधार पे आप सही कर सकते हो। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो कि है आपका 57 के बाद आएगा 58 पे आते हैं। वन्नाकाई पेट्टा और इंटरनल लब्बू, ये 3 शब्द हैं। पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है ये पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए। देखो वन्नाकाई 2018 की पेपर है ये। 2017-18 के दौर में साइबर क्राइम बहुत हुआ था, साइबर आक्रमण बहुत हुआ था। तो वन्नाक्राई पेट्टा और इंटरब्लू साइबर आक्रमण थे। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 59 की तरफ। भारतीय कृषि की परिस्थिति के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व है। संरक्षण कृषि की बात कर रहे हैं। देखिए संरक्षण कृषि लिख रहा हूं यहां पे, संरक्षण कृषि, इसको डिफाइन करता हूं कि संकल्पना का महत्व है। संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं
एक धान्य कृषि पद्धति के प्रतिहार, न्यूनतम जोत को अपनाना, बागानी फसलों की खेती को प्रतिहार, मृदा मृदा मैं ऊपर कर दे रहा हूं थोड़ा सा। हाँ, किसकी बात हो रही है? मृदा धरातल को ढकने के फसल अवशिष्ट का उपयोग, स्थानिक या कालिक फसल अनुक्रमण फसल का प्रयोग करना। देखिए अब बातें करते हैं स्टेटमेंट, एक बार देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो इसका स्टेटमेंट जो ऑप्शन दिया गया है 59 का जो आंसर दिया गया सी दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कौन कौन सा है। तो सी यानी 2 4 5 आपका सही होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं 2 4 5 आखिर है क्या। दो, न्यूनतम जोत अपनाना है और मृदा धरातल अपनाना है और ये अपनाना है 2 4 5 ये गलत है, और बागानी फसलों की खेती ये गलत है। इसकी किसकी बात हो रही है? संरक्षण कृषि की बात हो रही है, संरक्षण कृषि की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 60 पे। छठा व्यापक विलोम या छठा विलोम शब्द किससे संबंधित है? ये जो शब्द है ये किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर देखिए एक साथ दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं सीधे इसका आंसर बता देता हूं। 60वें का क्या होगा? 60वें का डी होगा। देखिए इसका अर्थ होगा सीधे, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण या दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का संविभाजन नाश, पारिस्थितिक विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। ये होगा, ये किसकी है? छठा प्रतिहार या छठा क्या है? छठे की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो है आपका 61 हो गया। 61 है भारत के क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है? तो इसके आंसर आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। IRNSS तुल्यकारी जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह होते हैं, भूतल्यकारी कक्षाओं के 4 उपग्रह हैं। ठीक है, ये व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और उसकी सीमाओं पर लगभग 5500 किलोमीटर पर बाहर पे है। 2019 के मध्य भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचार प्रणाली होगी। ये कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए? देख लीजिए फटाफट, देख लीजिए कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए। देख लीजिए 51 की कौन सा सही होना चाहिए। देखिए 51 का यही सिर्फ एक मुझे दिख रहा है जो कि सही होगा, सिर्फ यही है जो कि सही लग रहा है और ये दोनों गलत लग रहे हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर आगे चलते हैं, बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, पूरा पढ़िएगा। प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, पदार्थ अपने चारों ओर दिक्काल को विंचित करता है। ठीक है, उपयुक्त कथन एल्बर्ट आइंस्टीन की आपेक्षिक सिद्धांत पर, आइंस्टीन की आपेक्षिक या सापेक्षिक हो दोनों चल जाता है कहने में। किसकी बात हो रही है? आइंस्टीन पे कौन फिट आते हैं? देखिए स्टेटमेंट पे आइए जरा। प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। अगर आप ब्लैक होल को अध्ययन करिए तो ब्लैक होल से प्रकाश भी बाहर नहीं जा पाता, और कहा जाता है इतना ज्यादा उसमें गुरुत्वाकर्षण है कि प्रकाश को भी बाहर नहीं ले जाने देता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ये भी सही होगा। अभी सुनिएगा, तीसरा है कि भारत पदार्थ अपने चारों ओर दिक्काल संकुचन का प्राप्त है, तो क्या होना चाहिए? ये भी सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं? आइंस्टीन के सापेक्षिक सिद्धांत की बात कर रहा हूं, और सापेक्षिक सिद्धांत में ब्रह्मांड के विस्तार की बात बिल्कुल नहीं की गई है। ये स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन इनके लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, इनके लिए ट्रू नहीं है, ध्यान दीजिएगा किसकी बात हो रही है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, तो ऑप्शन कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन सी ही हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये गलत हुआ है। इनफैक्ट मैंने भी जब ये पेपर किया था तो मैंने भी गलत किया। बाद में जब मैंने समझा कि अरे यार ये तो आधा प्रश्न पढ़ने के बाद ही सॉल्यूशन देखने लगा था, तो हमारा गलत हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। 63 पे आते हैं। 63 कह रहा है भारत में विकसित आनुवंशिक रूपांतरक सरसों
यानी जेनेटिक सरसों, जीएम सरसों की बात हो रही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएम सरसों मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़क के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं। जीएम सरसों वे जीन होते हैं जो पादप के पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। ठीक है, जीएम सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। 63 का ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? देखिए 63 का ऑप्शन कौन सा होना चाहिए एक बार देख लीजिए। ठीक है, 63 पे कौन सा होना चाहिए? देखिए जीएम सरसों जो है, जीएम सरसों के बारे में जान लीजिए। इसका विकास नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और बायोटिक द्वारा किया गया। किसने किया है इसका विकास? नेशनल, मैं लिख रहा हूं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा किया गया है। ठीक है, तो पहला तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। जीएम सरसों मृदा जीवाणु के जीन होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मृदा जीवाणु के जीव नहीं होते हैं इनका, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन 2 ही सही ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है? 64। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इनमें कह रहे हैं कि कभी कभी समाचार पत्रों पर आने वाले शब्द हैं और उनके सामने लिखा गया है कि उनके विषय क्या है। ये लिखा गया बेल 2, बेल सेकंड या ब्लॉकचेन पद्धति और CSIR केस 9, ये किससे संबंधित है? तो आप देखिए कौन सा सही होना चाहिए, एक बार थोड़ा सा विचार कर लीजिए आप, कौन सा सही होना चाहिए। देखिए ब्लॉकचेन पद्धति जो था डिजिटल है, लेकिन बेल 2 जो होता है, बेल 2 के बारे में जान लीजिए। बी मेसान गुणों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका क्या किया गया? बी मेसान गुणों वाले कणों के अध्ययन करने के लिए, कणों का अध्ययन करने के लिए इसको बनाया गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही हो गया। और CRISPR केस 9 जो है, ये एक अनूठी क्रिया है जिसमें डीएनए से अगर मैं कहूं जीन को काटना, रूपांतरण करना, जीन को काट कर हटा देना या लगा देना, ये तकनीक का विकास हो रहा है, या कहूं अपनी मन मर्जी की संतान उत्पन्न करने वाली तकनीक से संबंधित है। तो ये कण भौतिकी से तो बिल्कुल संबंधित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 64 का कौन सा सही होना चाहिए? 64 का बी सही होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 65 निम्नलिखित कथनों में कार्बन निषेचन की बात करते हैं। कार्बन निषेचन, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने हैंड राइटिंग से जो कराया था। तो इसका कौन सा होना चाहिए? कार्बन फर्टिलाइजेशन, कार्बन निषेचन से संबंधित आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखिए कौन सा होना चाहिए? 65 का एक बार पढ़ लीजिए फटाफट। 65 का कौन सा होना चाहिए? देखिए कार्बन निषेचन की बात हो रही है। देखिए कार्बन फर्टिलाइजेशन जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण, क्या? प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा। ठीक है, उत्पादकता बढ़ेगी। क्या होगा? उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा तो देखिए उत्पादकता बढ़ेगी तो क्या होंगे? मोटे होंगे, बढ़ेंगे, इनसे उत्पादकता बढ़ेगी, लेकिन कार्बन की उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। तो देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान इससे संबंधित है। तापमान बढ़ेगा, प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी। लेकिन अगर कहूं अमाउंट ऑफ ट्रीज बढ़ेगा तो आप कहोगे जी नहीं, बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कई बार इसके कई टेस्ट सीरीज वालों ने इसको पलट के घुमा फिरा के क्वेश्चन कराया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नया प्रश्न है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं 60 पे। जब आप सुबह उठते हैं, जब आप सुबह उठने से लेके कहानी बता रहे हैं, आप सुबह उठते हैं अपनी अलार्म की घड़ी से, स्मार्टफोन के अलार्म बजता है तो आप उठ जाते हैं, अलार्म बंद करने के लिए उसे थपकी देते हैं और आवाज गीजर को स्वतः ही चल पड़ता है, आवाज देते हैं गीजर को स्वतः ही चल पड़ता है। आपके स्नानागार में स्मार्ट दर्पण दिन के मौसम को दर्शाता है, आपकी ऊपरी टंकी में पानी का स्तर का भी संकेत देता है। जब आप नाश्ता बनाने के लिए रेफ्रिजरेटर पे कुछ किराना सामान निकाल लेते हैं तो यहाँ भंडारी सामान में आई कमी का जान लेता है और ताजे किराने सामानों की पूर्ति का क्रयादेश देता है, यानी बताता है। जब आप घर के बाहर कदम रखते हैं तो दरवाजा पर ताला लगाते हैं, पर सभी बत्तियां, पंखे, गीजर और स्वतः ही बंद हो जाते हैं। आपके कार्यालय के रास्ते पर देखिए, आगे बढ़ रहे हैं, आपके कार्यालय के रास्ते पर वैकल्पिक रास्ते का सुझाव देता है, यानी जीपीएस है, जीपीएस सिस्टम हो रहा है, और बैठक की देरी देता है। ये किससे संबंधित है? देखिए आपके दैनिक जीवन में ये क्या लिखा हुआ है, आप दैनिक जीवन में ये लिखा क्या है, दैनिक जीवन में जो टेक्नोलॉजी है, दैनिक जीवन में जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आप उस पे आश्रित हो गए, इसी चीज को क्या कहा जाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, क्या कहा जाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब ऑप्शन पे देख लेते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका एकदम सही आंसर होगा। समझ में आ गया आपको? क्लियर है ना? तो ये याद रखिएगा, जब भी आपको दैनिक जीवन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है आपके स्क्रीन पे, एक सेकंड टाइम दीजिए। हाँ, 67 पे आते हैं। 67 कह रहा है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन की बात कर रहे हैं, के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत प्रकाश वोल्टी इकाई में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन। फिर कह रहे हैं, सौर ऊर्जा शुल्क निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा किया जाता है। तो ये देखिए 67 की बात हो रही है, 67 में कौन सा होना चाहिए? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा होना चाहिए? देखिए पहली बात तो ये तीसरा उत्पादक हो ही नहीं सकता, भारत अभी इतना ज्यादा अग्रणी है ही नहीं। अभी तो सिर्फ बात चल रही है कि सौर ऊर्जा को अपनाया जाएगा। लेटेस्ट डेटा देखिएगा, यहाँ पे जो डेटा मेरे सामने पड़ा हुआ है, मैंने लिखा हुआ 2018 के पेपर से, वो अलग है। वो डेटा अभी नहीं, 2021 चल रहा है, तो आपको न्यू डेटा आपको तैयार करना है। क्या करना है? न्यू डेटा को तैयार करना है। ठीक है, न्यू डेटा रखिएगा हमेशा अपने पास। क्या हो रहा है, कैसे ये नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा जो है, इन पे कैसी बात चल रही है, इनके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। दूसरा कह रहे हैं कि भारतीय सौर ऊर्जा को संभालने के लिए किया गया है। तो भारतीय सौर ऊर्जा का निर्धारण के लिए अभी भी कोई निगम नहीं है, भारत में कोई निगम नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अभी तक नहीं बना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन डी होना चाहिए, जो आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। 18वीं शताब्दी के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ क्या थे? इसकी बात हो रही है, क्या हो सकते हैं? 68 की बात करें, 18वीं शताब्दी, अभी थोड़ी देर पहले बताया 18वीं शताब्दी लिखा है, तो मतलब 1700 से 1800 के बीच की कहानी हो रही है, कि मध्य की बात हो रही है, तो यानी 1750 की बात हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1750 में क्या ले जाती थी, क्या निर्यात करती थी, इसकी बातें हो रही है 68 में। तो क्या है, कपास निर्यात करती थी, उसको सूती कपड़े बन रहे हैं। वहां पे देखिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने वाली है, तो कपास होगा, कपड़े बनाएंगे, सूती कपड़े बनाएंगे, इसका लत लग गया था। एक इतिहासकार है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा था कि अब भारतीय जो कपड़े थे हमारे घरों में पहुंच गए हैं, हमारे ऑफिसों में पहुंच गए, यहाँ तक कि हमारे बेडरूम तक भी
अब भारतीय जो सूती कपड़े हैं वो पहुंच गए हैं। ये 1750 के पहले एक अंग्रेज ने कमेंट किया था। बाद में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को चौपट कर दिया, वो अभी बाद में बताएंगे। रेशम को ले जाते थे, ठीक है। रेशम का सबसे पहले उत्पादन कहाँ किया गया था, तो अगर कभी आ जाए छोटी मोटी परीक्षाओं में तो कह दीजिएगा चीन में। और चीन बहुत ही अच्छा इसका स्रोत रहा है, इसलिए देखिए सिल्क मार्ग बनाया गया था, सिल्क मार्ग बनाया गया था, सिल्क रोड बनाया गया था, ठीक है। सिल्क रोड कहां से जाता था, मध्य मतलब नॉर्थ की तरफ से चले जाइए, वहां से जाता था। आज भी इसकी बात हो रही है। सोरा ले जाते थे, अफीम ले जाते थे, अफीम के लिए कई लड़ाइयां हो गई, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के लिए। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित बात हो रही है। चंपारण सत्याग्रह संबंधित कथन है कि राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ता, विद्यार्थी और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। रोपण फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। देखिए ये चंपारण सत्याग्रह की बात हो रही है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। क्या हुआ था, चंपारण में नील की खेती के लेके हो रही थी। उस समय रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने गांधी जी को, जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे, लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ पहुंच के उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि आप चंपारण चलिए और चंपारण के किसानों की बात सुनिए। गांधी जी चंपारण पहुंचे, बहुत विरोध हुआ, चंपारण मत जाओ अंग्रेजों ने कहा, लेकिन गांधी जी चंपारण पहुंचे। चंपारण में देखा कि किसानों की मांग जायज है, किसान जो मांग रहे हैं वो सच में जायज है, तो गांधी जी ने आंदोलन किया, ठीक है, सत्याग्रह किया, आंदोलन किया है, आंदोलन कहूंगा ठीक है, आंदोलन या सत्याग्रह कर दिया, चंपारण सत्याग्रह किया। और गांधी जी ने ये देखा, चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। गांधी जी ने ये देखा कि भारत में जो किसान वर्ग है वो आगे के समय में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं भूमिका निभा सकते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 70 पे आ जाते हैं। 70 क्वेश्चन कौन सा है, तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है। 1948 की बात कर रहे हैं कि हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे। देखिए ये फैक्ट है, सीधे प्रश्न है कि कौन कौन संस्थापक थे, तो ये आप जान लीजिएगा। 70 का कौन सा होना चाहिए, अशोक मेहता, रामानुजम, अशोक मेहता और जीजी मेहता ने इसकी स्थापना किया था। 70 क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी की बात कर रहे हैं। स्थानकवासी कौन है, स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित करता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। तो आप ध्यान रखिएगा ये जो स्थानकवासी है, स्थानकवासी जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो है 72। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 72 फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा तथा खानशाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। दूसरा करें, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है। स्टेटमेंट आपके सामने है, देखिए कौन सा सही होना चाहिए। 72 कौन सा सही होना चाहिए, देखिए अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूं तो 72 में देखिएगा जो ये बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा और खानकाह में सफेद संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। लाल संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का भी प्रयोग किया गया, लेकिन लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ता हूं। 73 के बाद आते हैं 74 पे, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। 72 के बाद आते हैं 73 पे। बात कर रहे हैं निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरे और हीरे के खादानों की विस्तृत चर्चा की है।
देखिए इनके बारे में 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, कौन सा होना चाहिए। देखिए ये जो थे टेवेनियर, ये कहां से थे? टेवेनियर थे ये यूरोपीय यात्री थे, इराक से आए हुए थे, इराक से आए हुए थे ये यात्री। इन्होंने भारत आया, भारत में खनिजों का विस्तृत जानकारी दिया। क्या दिया? विस्तृत, एकदम बहुत विस्तार से जानकारी प्रदान किया। ठीक है, विस्तृत जानकारी प्रदान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में हीरो के खादान है और हीरे की खादानें पाई जाती, हीरो की संख्या बहुत पाई जाती। इन्होंने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे का भी जिक्र किया हुआ है, कोहिनूर हीरे का भी जिक्र किया हुआ है। तो आपके जो देख रहे होंगे इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 73 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आते हैं 74 पे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान रखिएगा। 2018 का पेपर चल रहा है, ये 2018 का पेपर चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा पीटी का। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? किसको भावी बुद्ध कहा जाता है? आलोकेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय या पद्माणी? इसका कौन सा सही होना चाहिए? देखिए मैत्रेय शब्द का उल्लेख किया गया है, मैत्रेय माना जाता है, मैत्रेय नाम का, मैत्रेय जो अगला बुद्ध होगा उसको मैत्रेय नाम से पुकारा जाएगा, ये कहा जाएगा अगला बुद्ध, अगले बुद्ध का जो जन्म होगा वो मैत्रेय होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 75 पे आते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बात करते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, द्वारा लागू सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दूसरों के खर्च पे बड़ी सेना तैयार करना, ये ट्रू है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित प्रदान करना, ट्रू है। कंपनी के लिए एक नियत आयत का प्रबंधन करना, बताता हूं। भारतीय रियासत के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, कौन सा सही होना चाहिए? 75 में कौन सा सही होना चाहिए? ये भी सही है, सर्वोच्चता स्थापित करता है, ये भी सही है, ये है फाल्स। तो स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? सी। क्या था वेलेस्ली का जो टाइम था? वेलेस्ली करीब आए थे 1798 से 1805 तक थे इनका टाइम, 1798 से 1805 तक इनका टाइम था। इन्होंने एक सहायक संधि लाई भारत को मिलाने के लिए, भारत को विस्तार, ब्रिटिश भारत के विस्तार के लिए सहायक संधि ले आया। ठीक है, सहायक संधि में क्या होती थी कि राजा को भरोसा दिया जाता था कि आपके साथ ब्रिटिश सरकार है और आपको इसके बदले आपको ब्रिटिश द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी, द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, आपके राज्य को आक्रमण नहीं किया जाएगा, सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। इसके बदले आपको मतलब ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक सेना टुकड़ी रखनी पड़ेगी अपने खर्चे पे, सेना की टुकड़ी रखनी पड़ेगी जिसका खर्चा आप उठाओगे, देखभाल आप करोगे, वो ब्रिटिश सरकार का होगा। तो देखिए दूसरों के खर्च पे एक ब्रिटिश सेना तैयार करना, जो मैंने बताया। भारत में उस समय नेपोलियन उदय हो रहा था यूरोप में, उसके खतरे को देख के ऐसा लग रहा था कि वो भारत पे कभी आक्रमण न कर दे और ब्रिटिश साम्राज्य को अतिक्रमण न कर दे, इसलिए वो एक सेना तैयार कर रहे थे। चौथा कह रहे हैं कि भारतीय रियासत के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता, इस प्रकार भारत में ब्रिटिश की सर्वोच्चता भी स्थापित हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 75 के बाद आएगा 76 पे। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? ये अंग्रेजी शिक्षा की नींव के बारे में बात करें, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की, 1813 चार्टर एक्ट, जनरल असेंबली, पब्लिक ट्रांजिशन 1822, प्राच्यवाद और आंग्लवाद के विवाद, कौन सा सही होना चाहिए? 76 में कौन सा सही होना चाहिए? देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार सरकार ने एक घोषणा किया कि अब जो ब्रिटिश होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्राउन ने, मतलब संसद ने, वहां की पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने के लिए आदेश दिया। शिक्षा पर खर्च करने की बात कही, लेकिन 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको मना कर दिया, लेकिन शुरुआत इसने किया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। दूसरा, जनरल असेंबली ऑफ पब्लिक इंटरसेक्शन, ये आया था, इसने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया काम किया। ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया था। 10 सदस्यों की कमेटी थी, 10 सदस्यों की कमेटी नियुक्त किया गया इसमें। ठीक है,
और प्राच्यवाद आंग्लवाद शिक्षा से ही संबंधित है, तो दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे, देखिए मैं यहां मिटा के आपको लिख रहा हूं। इसके कौन से स्टेटमेंट सही होना चाहिए, स्टेटमेंट डी बिल्कुल सही है। इसका आंसर कौन सा हो गया, डी। इसका आंसर डी, 76 का डी। किसका किसका सही हो रहा है कमेंट करके बताइएगा, सिर्फ बताइएगा और मैं कमेंट आपके देख रहा हूं। 77 की बात करते हैं। भारत में कौन सी एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील क्या होती है, कृत्रिम झील है जिसको मानव द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि देखो 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए 77 का। 77 में ये देख रहे हैं ना, ऑप्शन ए कोडाई कनाल, ये तमिलनाडु में है, इसको बनाया गया। ये सेल्फ नहीं है, ये फाल्स है। नैनीताल भी फाल्स है, ये भी फाल्स है। तो यही ट्रू स्टेटमेंट है और ट्रू स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 78 पे प्रधानमंत्री कौशल योजना, कौशल विकास योजना, किसकी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बातें हो रही है। किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रहे हैं देख लीजिए। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि ये जो है अन्य चीजों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यमी, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को भी प्रशिक्षण प्रदान करना। ये देश में अवनियमित कार्यबल की कार्यकुशलता को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा, नेशनल स्कीम क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में तैयार करना। कौन सा सही होना चाहिए, देखिए पहली बात इसके स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। 78 का स्टेटमेंट आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या कह रहा है 78 में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात हो रही। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये श्रम और रोजगार की न हो कि ये कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौशल विकास मंत्रालय, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, कौशल विकास मंत्रालय, ठीक है, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहला ही कंफ्यूजन हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तब देखते हैं, अब आगे ऑप्शन देख लेते हैं, उसी हिसाब से हम सेट करेंगे, ठीक है। पहला कह रहे हैं कि पहला अगर गलत है तो देखिए पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा। अब देखिए पहला और मतलब डी सही होगा। अब देखते हैं तीसरा सही है क्या, अब तीसरे को देख लेते हैं। तीसरा कह रहे हैं यह देश की अविनत कार्यबल की कार्यकुशलता को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के साथ जोड़ेगी। कौन सा है, 78 है। कौन सा सही होना चाहिए इसका, 78 का देखिए तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ना, तो इसको एक फ्रेम में ढाल पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इतना उम्मीद कर रहा हूं समझेंगे आप चीजों को कि क्यों प्रॉब्लम होती है ये। 79 पे बात करते हैं। 1920 की बात हो रही है। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम स्वराज सभा रखा। स्वराज सभा किसने रखा था ये बताना है आपको, स्वराज सभा किसने रखा था। तो देखिए उस समय क्या नाम था, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में 2 प्रकार का एक होम रूल आंदोलन चल रहा था। और होम रूल को ही हिंदी में कहते हैं स्वराज। तो होम रूल आंदोलन ने 1920 में अपनी अच्छी पहचान के लिए अपना नाम बदल दिया। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इंडियन होम रूल लीग ने अपना नाम चेंज किया था, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी घटना पहले हुई है। इसमें देखिए कालखंड की बात करें, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। नील दर्पण का लेखन किया गया। नील दर्पण का लेखन 1860 में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना की। आनंद मठ की रचना आई थिंक 1882 में हुआ था। सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सर्विस परीक्षा में पास किए थे। ये कब की घटना है, 1863 की। अब आप बता दीजिए कौन सबसे पहले दिख रहा है। तो आपको दीनबंधु दिख रहे हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसको लिख लीजिए, साथ में लिखते चलिए स्टॉप करके वीडियो को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 81 कह रहा है कि भारत में कौन सा से नदी के बारे में, नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन से संभावित परिणाम हो सकते हैं। कह रहे हैं कि अधिक मतलब बालू का अधिक खनन,
या ऐसे कहूं सीधे सीधे पॉइंट लिखता हूं, अधिक खनन के नुकसान कौन कौन से होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए आपके सामने, नदी की लवणता में कमी आएगी। क्या ये होता है 81 में? क्या लवणता में कमी आएगी? जी नहीं, लवणता बढ़ती है, लवणता बढ़ जाती है, कमी नहीं बढ़ती है। ठीक है। भौम जल प्रदूषण बढ़ेगा, बिल्कुल भौम जल प्रदूषण बढ़ेगा। भौम जल स्तर का नीचे चले जाना, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा 81 का। तो ये देख लीजिए, ये नुकसान है। क्या होता है? लवणता बढ़ जाती है, लवणता बढ़ जाती है। भौम प्रदूषण बढ़ जाता है, भौम प्रदूषण बढ़ जाता है। ठीक है। और तो और आप एक चीज देखिएगा, और ये भौम जल स्तर नीचे चला जाता है, जल स्तर नीचे चला जाता है। ये 3 है नुकसान होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब आते हैं 81 के बाद 82 के पास। 82 मिल जा भाई। कृषि मृदाओं के संदर्भ में बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल की धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल गलत है। दूसरा, गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा हो ही नहीं सकता। सल्फर की बात कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सल्फर मृदा को प्रभावित करता है, तो इसके चक्र में मृदा की भूमिका होगी। तीसरा, कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लिए लवणी भवन का योगदान करती है। बिल्कुल सही बात है। ज्यादा सिंचाई जो होता है ना, ज्यादा सिंचाई या यूं कहूं, या पानी का लगना क्या करता है पता है? लवणीकरण को बढ़ाता है, लवणीकरण को बढ़ा देता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है। जैसे ये रहा है आपकी खेत है, आपने इस खेत में पूरा पानी भर दिया। ठीक है, पूरा पानी भर दिया। अब पानी आपने भर दिया तो क्या होगा? जो लवण है या उर्वरता कहूं, उर्वरता जो होती है पानी के साथ घुल जाती है। उर्वरता पानी के साथ घुल जाती है और घुलने के साथ पानी के बहाव के साथ बह जाती है। ठीक है, बह जाती है, लेकिन लवण शेष रह जाते हैं। तो देखिएगा, जब पानी बहुत ज्यादा लगता है तो सरफेस के ऊपर सफेद पानी आ जाता है, जो नमक की मात्रा को शो करता है। नमक की मात्रा आ जाती है, तो वही तो लवणता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे होंगे जो मैं बातें बोल रहा हूं, बहुत सोची समझी चीजें हैं। हरित क्रांति के बारे में, हरित अर्थव्यवस्था के बारे में, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, जो अपेक्षाकृत हरित एवं और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की दोनों देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्रियाविधि है, वो कब अपनाई गई थी, कब बनाई गई थी? 83 का। तो सीधे रियो डी जेनेरो में 2012 में एक संधारणीय विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। ठीक है, ये याद कर लीजिए, फैक्ट है। ये क्या है? फैक्ट है, इसको याद करना है आपको, इसका कोई टेक्निक नहीं होता। ये जहां हुआ है वही आपको याद रखना है। ठीक है, 83 हो गया। आप चलिए भाई, अब बात करते हैं 84 की। बात हो रही है 84 की, 3D मुद्रण के बारे में बात कर रहे हैं। 3D मुद्रण से क्या होता है? तो देख लीजिए, 3D मुद्रण, 3D प्रिंटिंग जो होती है उससे क्या हो सकता है? 3D प्रिंटिंग से हर चीज को बना सकते हैं, हर चीज को बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मिष्ठान की चीजें बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मिष्ठान की चीजें बना सकते हैं। एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, ऐसे देखते हैं, 3D प्रिंटिंग के बारे में देखते हैं। मिष्ठान की चीजें बना सकते हैं, जैव इलेक्ट्रॉनिक कर्ण बना सकते हैं, ऑटोमोटिव कर्ण बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, दंत डेंटा भी बना सकते हैं। तो इसलिए सभी ऑप्शन हो जाएगा, जो मैंने कहा सभी बना सकते हैं। 3D से सब बना सकते हैं, 3D प्रिंटिंग से सब बना सकते हैं। आपने देखा है इंटरनेट पे एक पेन आता है, पेन से ऐसे रॉड बनाते हैं। रॉड बनाने के बाद, जैसे यही पेन मान लीजिए 3D है, ये मेरा डिजिटल पेन ही मान लीजिए 3D है, तो उससे इंक टाइप का निकलता है। तो उससे क्या करते हैं, एक घर बना देते हैं ऐसे 3D में घर बना देते हैं। तो उससे हर चीज बना सकते हैं ना। उसमें इंक में अगर आपने मीठा भर दिया तो मीठा घर बना देगा।
अगर आपने उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए कुछ भर दिए तो इलेक्ट्रॉनिक सामान बना देगा। तो वो चीजें आप समझ लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आते हैं 85 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं कि पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी कब फटा था? 1991 में उद्गार हुआ था, तब से वो निष्क्रिय बना हुआ है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट दोनों देखिए जरा, ये बात हो रही है 85 की। पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट जरा ध्यान से देखिएगा। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर ये होगा, मान लीजिए अगर ये होगा तो ये तो नहीं होगा। और आपको पता है कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में नहीं है, ये मध्य निकोबार में है और मध्य में पड़ता है। कौन सा निकोबार है ये आप कमेंट करके बताइए। ये जो बैरन द्वीप है ये आप कमेंट करके बताइए कौन से द्वीप पे पड़ता है, फटाफट कमेंट करके बताइए। मैं नहीं बता रहा, आपको नीचे कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करिए, फास्ट कमेंट फास्ट, तुरंत कमेंट आप करिए अगर आपको आता है तो। बैरन द्वीप किस द्वीप में पड़ता है ये आपको कमेंट करना है। ये स्टेटमेंट यहां तो नहीं पड़ता है, ग्रेट निकोबार में। तीसरा है पिछली बार ये निष्क्रिय बना हुआ है, निष्क्रिय तो नहीं है, सक्रिय है, तो पहला स्टेटमेंट केवल सही होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा 85 में। क्लियर है? कमेंट करके बताइए, आप फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा नाम है। चलिए 86 पे आते हैं। 86 में प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा नाम का पादप प्रायः क्यों समाचार पत्रों में उल्लेखित किया जाता है? ये बात कर रहे हैं 86 में, कह रहे हैं कि ये नाम से क्यों उल्लेख किया जाता है। ये एक क्या है? ये एक प्रसाधन, ये एक जैव विविधता के लिए उगता है। तो दूसरा स्टेटमेंट है जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां की जैव विविधता को कम कर देता है। ये ना ऐसा है, इसको सीमाई करुवेलम के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? सीमाई करुवेलम। ये जैव विविधता का अतिक्रमण कर लेता है। जहां पे उगता है ना ये, तो पूरे जगह पे ये एकदम अतिक्रमण कर लेता है। बहुत बड़ी मात्रा में ये बढ़ता है, बहुत बड़ी व तेज मात्रा में, तेजी से बढ़ता है ये, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में तेजी से बढ़ता है, तो ये अतिक्रमण कर लेता है जहां पे जैव विविधता को खत्म करके सिर्फ अपना एकाधिकार कर लेता है। तो इसलिए ये बहुत फेमस है, ठीक है। 87 पे 87 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां कहां पाई जा रही है? कह रहे विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां जो है वो पाई जा रही है उष्णकटिबंधीय सागर में पाई जाती हैं। तो बिल्कुल सही बात होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहे हैं कि प्रवाल भित्तियों के लिए, दूसरा कह रहे हैं विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में अवस्थित है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु पौधों का पोषण करती हैं। तो तीनों स्टेटमेंट मुझे तो सही लग रहे हैं, ठीक है। एक बार वो देख लेते हैं, ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसका मैं आपको वोट कराता हूं। अब देखिएगा तीनों स्टेटमेंट सही है। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रवाल भित्तियां क्या है? प्रवाल भित्तियां जो होती है, प्रवाल भित्तियां कहा जाता है विश्व की सबसे घनी जंगल की तरह होते, बहुत ज्यादा घनी जैव विविधता वाला प्रदेश होता है। जल का अधिक से अधिक पोषण की व्यवस्था सिर्फ यही करता है। तो स्टेटमेंट सही हो गया। और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट बैरियर रीफ पढ़ा होगा। वो ग्रेट बैरियर रीफ कुछ और नहीं, यही प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप अगर छोटा सा मैं बनाऊं, कुछ इस तरीके से है ऑस्ट्रेलिया का मैप, ये देखिए। तो यहाँ पे दूसरे कलर से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं,
ये वाला ऐसे प्रवाल भित्ति पाई जाती है जिसको ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ से नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा। 87 के बाद आते हैं 88 पे। कह रहे हैं कि मेमेंडन फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है? तो ये किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, किसके द्वारा हुआ होगा? ये है यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी ने 2015 में एक अधिवेशन का हुआ था, उसमें इस कथन को ले आया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 89 का भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान, क्या है? भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो बनारस। और कलकत्ता मदरसा दिया है, विलियम फोर्ड्स दिया गया है। देखिए कलकत्ता संस्कृत जो कॉलेज था उसको आपने अगर पढ़ा होगा तो जोनाथन डंकन का नाम आपने पढ़ा होगा, जोनाथन डंकन के नाम से ये हुआ था। तो ये विलियम जोन्स गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, बिल्कुल सही है। कब किया था ये आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कब हुआ था? आर्थर वेलेजली। लेकिन ये किसने किया था? इसने किया था लॉर्ड वेलेजली ने किया था, लॉर्ड वेलेजली ने किया था। तो कौन सा सही होना चाहिए? केवल 2 सही होना चाहिए। तो केवल 2 सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। 89 के बाद 90 पे आते हैं, 90 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्द जो समाचार पत्रों में उल्लेखित है कहां से संबंधित है? देखो क्रेटोनोलिया और क्रीमिया। क्रेटोनोलिया कहां पे है? स्पेन में है, बिल्कुल सही है। क्रीमिया कह रहे हैं हंगरी में है? मुझे तो नहीं लगता हंगरी में, ये क्रीमिया देश में ही है, क्रीमिया ही नाम के स्थान है, तो वहां पे है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मिंडोनाओ और ओरामिया, मिंडोनाओ कहां से है? फिलीपींस से है। और ओरानिया कहां से? इथोपिया से। कहां से? इथोपिया से है। तो कौन सा सही हो गया? 1 एंड 3 सही हो गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 90 हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सही है या गलत है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार साम्यवादी दल की सरकार थी। ठीक है, भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसे नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और गोवा स्वतंत्र भारत का। अच्छा, इसमें घटनाओं को सही क्रम में सेट करना है कि ये कब हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भारत में किसी राज्य में सर्वप्रथम जो ये स्थापना किया गया 1957 से लेकर 1959 में, 57 से 59 में किया गया था। कब किया गया था? 57-59 में। ठीक है, लिख लीजिए इसको। और दूसरा कह रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, इसकी स्थापना कब की गई? 1935 के अधिनियम से 1934 में किया गया था। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था, सॉरी ये नाम बदल के 1955 किया गया होगा, 1955 में नाम बदला गया। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था, स्थापना नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बैंक की बात करें, भारतीय स्टेट बैंक की बात करें, मैंने आरबीआई की बात बता दिया था यहाँ पे भी ना, तो ये आरबीआई की नहीं, भारतीय स्टेट बैंक का 1955 में हो गया था। 1953 में राष्ट्रीयकरण किया गया। गोवा को कब स्वतंत्र किया गया? 1987 में। सेट कर लीजिए कौन सा सही होगा। तो पहले आएगा तीसरा, फिर आएगा दूसरा, फिर आएगा पहला, फिर आएगा चौथा। तो ये देख लेते हैं स्क्रीन पे, आपके देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। 3 2 1 4, 3 2 1 4 कौन से ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन 3 2 1 4, 1 मिनट, 3 2 1 4, सॉरी 3 2 1 4 इस पे मिल रहा है, तो 3 2 1 4 मिल गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई गिला शिकवा नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अभिभूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया। भारतीय संविधान में ये किससे है? जो निजता का अधिकार था पुट्टा स्वामी केस में, ठीक है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को, निजता के
अधिकार को संविधान के साथ फंडामेंटल राइट बता दिया। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी अब एक क्या है हमारा फंडामेंटल राइट से, इसको संविधान के आर्टिकल 21 के तहत ऐड किया गया। तो वही आपको बताना है संविधान के भाग 21 में भाग 3 के तहत गारंटी दी गई है। तो ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। 92 हो गया। 93 की बातें करते हैं। 93 निम्नलिखित पर विचार करना है। कह रहे हैं कि किसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त है, किसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त है। तो 93 का कौन सा है, देखिए 93 का डी ऑप्शन आप देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 सभी में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सभी में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। ठीक है, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। 92 हो गया, 93 हो गया। 94 पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है ये आपको बताना है। इसको एक नाम और से जाना जाता है, पाक्के नाम से जाना जाता है, और ये कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पे है ये, अरुणाचल प्रदेश में, पाक्के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व है। अरे ये क्या लिख रहा हूं, रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे चीते का संरक्षण प्रदान किया जाता है। 95 पे आते हैं। बात हो रही है भारत में उपग्रह प्रमोचित वाले करने वाले वाहनों के संदर्भ में। तो 95 का कौन सा होना चाहिए, देखिए आपको मैं सीधे आंसर बता दे रहा हूं। 95 का ऑप्शन ए सही होगा, देख लेते हैं उसको। 95 का तो देखिए पीएसएलवी उपग्रह ये सही होगा, ये गलत होगा और ये गलत होगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 पे भारतीय क्षेत्र में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि आई है, लगातार वृद्धि आई है, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ सहयोगी बैंक में विलय करना है, बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चले, 97 पे आते हैं भाई। 97 के साथ एक दो क्वेश्चन और रह गए बस। इसमें कह रहे हैं कि ये जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी में कौन कौन आता है। ये उस समय का प्रश्न था, अब ये प्रासंगिक नहीं रहा है, इसलिए मैं इसका ऑप्शन सीधे आपको बता रहा हूं कि 97 का सी होगा। 1 2 और 4 उस समय था, अब क्या हो रहा है इसको देख लीजिएगा आप। कब 98 की बात करते हैं। 98 में कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथनों को चूज करना है 98 में। ठीक है, तो देखिए कह रहे संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट किया गया था, बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है ये। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को अधिकार दिए गए, बिल्कुल सही बात है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग विशेष के रूप में कमजोर जनजाति समूह के लिए पर्यावास अधिकार और आधिकारिक रूप के निर्णय की घोषणा करता है, बिल्कुल गलत बात है, ये स्टेटमेंट सही हो गया 98 का। आगे चले, 98 के बाद 99 बनाते हैं और उसके बाद 100 नंबर बना के ये पेपर को खत्म करते हैं। इसके पहले आपसे एक चीज कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आईएएस और पीसीएस की फ्री क्लासेस मिल रही हैं मेरे मार्गदर्शन में, और आपको सारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपको नीचे पॉलिटी क्लासेस करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 11th की जियोग्राफी की भी लिंक मिल जाएगी। इंडियन मैपिंग की आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, मैपिंग मिल जाएगी नीचे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको जियोग्राफी वर्ड मैपिंग की मिल जाएगी, वर्ड मैपिंग करके उसको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है। हिस्ट्री की एनसीईआरटी की डिस्क्रिप्शन नीचे डाला है। मोटिवेशन मेरी है, वो भी आपको नीचे मिल जाएगा, और पॉलिटी की क्लासेस, ये सब क्लासेस आपको नीचे मिल जाएगा। और साथ ही ये जो मॉक पेपर मैं करा रहा हूँ
ये मॉक पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर करके प्लेलिस्ट मैंने लिंक डाला हुआ, वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो कहिए ना कि एक संपूर्ण हिंदी मीडियम के एक संपूर्ण अध्ययन मैं अपने चैनल पे करा रहा हूं। आप जुड़िए और लोगों के साथ शेयर करिए, बस इतना ही आपका फीस है। सिर्फ आपको जुड़ना है, रेगुलर वे में देखना है। आपकी तैयारी मैं आपको फ्री में करा दूंगा, आपके एक पैसे लेने वाला नहीं हूं। चलिए, बातें होती रहेंगी और चीजें होती रहेंगी। चलिए 99 पे बात करते हैं। 99 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादप रोग निम्नलिखित उपयुक्त में से कौन से पादप रोग फैलाते हैं? कौन से पौधों में रोग फैलाते हैं? पंछी फैलाते हैं? बताइए, पंछी फैलाते हैं? कहोगे हाँ भाई पंछी फैलाते हैं। उड़ता धूल फैलाता है, वर्षा फैलाता है, बहता हुआ फैलाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसका आंसर कौन सा हो गया? 99 का डी हो गया, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, 99 के बाद आते हैं 100 क्वेश्चन पे। 100 क्वेश्चन के साथ ये क्लास खत्म हो जाएगी। 100 क्वेश्चन में देखिए, कृषि और किसान मंत्रालय के अंतर्गत, कृषि और किसान मंत्रालय के अंतर्गत जैविक कृषि की बात की गई है। मैं अभी सीधे आपको आंसर दे दे रहा हूं। कृषि और किसान मंत्रालय, किसान मंत्रालय, ठीक है, के अंतर्गत बात किया गया है। ठीक है, तो सिक्किम भारत का देखिए ऑप्शन में देखिए, सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य बना है, बिल्कुल सही है। आपको शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको जूम करके अलग करता हूं। एक मिनट इसको जूम करता हूं आपको दिखाने के लिए। कहां से जूम होगा भाई? नहीं हो रहा है। चलिए एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मेरी फिगर की वजह से, मेरे चेहरे की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है। तो इसका 100 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 100 का दूसरा और तीसरा सही होगा। आप देख लीजिए, दूसरा और तीसरा सही होगा, पहला स्टेटमेंट गलत होगा। मिला लीजिएगा। आपको ये पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, बहुत पहले ही अपलोड कर दी गई है। चैनल का नाम है फ्यूचर विथ आशुतोष, फ्यूचर विथ आशुतोष। ठीक है, इसके अलावा मैंने बहुत सारी क्लास में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, अगर कोई प्रकार की समस्या है तो वहां पे कर सकते हैं। इस चैनल पे भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझसे बातें कर सकते हो, मैं आपके डायरेक्ट आंसर दूंगा। और साथ ही आप कमेंट करिए, अगर कोई इस प्रकार की समस्या है, आपकी हर बात को मैं सुनूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर बात को जितना संभव होगा सब मैं आपसे करूंगा। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बेजोड़ क्लास होगी। ये पार्ट 2 था ये 2018 के पेपर का। पार्ट 1 भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं अच्छा है। इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।